नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों बीएससी पार्ट थर्ड का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर अपना आइडियल्स वाला जो पोर्शन है वो चल रहा था और अपन कंटिन्यू करते हैं आइडियल वाले पोर्शन को। शायद आपको 2-3 लेक्चर भी मिल गए होंगे। अब लास्ट लेक्चर पे अपन ने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि एक वलय आर है और वलय आर की दो गुंजावलियाँ I1 और I2 हैं। तो अपन ने ये बताया था कि I1 प्लस I2 भी वलय आर की एक गुंजावली होती है और I1 प्लस I2 में वलय अपनी जो गुंजावली I1 और I2 दोनों कंटेन करते हैं, वो अपन ने देख लिया था। इसी के आगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सिलेबस भी काफ़ी पीछे चल रहा है अपना। अच्छा, सिद्ध करो कि क्षेत्र में जीरो तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई गुंजावली नहीं होती। क्षेत्र होता है वो सिंपल रिंग होता है। बिल्कुल सही बात है। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले तो बीएससी पार्ट थर्ड, ये शायद लेक्चर नंबर 4 है अपना, लेक्चर नंबर 4। और चैप्टर अपना चल रहा है वो है आइडियल्स, गुंजावलियाँ। ठीक है। अब एक थ्योरम क्या है, सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट को समझो। मैं थ्योरम ये बोलती है कि प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होता है। सरल वलय होता है, इसका मतलब क्या है? या तो ऐसे बोल दो क्षेत्र एक सरल वलय होता है, या फिर ऐसे बोल दो कि क्षेत्र में शून्य और स्वयं ऐप के अलावा कोई गुंजावली नहीं होती, या फिर ऐसे बोल दो क्षेत्र ऐप की कोई भी उचित गुंजावली नहीं होती, या फिर ऐसे बोल दो कि क्षेत्र ऐप में जो भी गुंजावलियाँ होती हैं वो विषम गुंजावलियाँ होती हैं, केवल 2 ही गुंजावलियाँ होती है, एक तो जीरो और एक खुद की खुद एफ। तो स्टेटमेंट किसी प्रकार से आ सकता है। तो जितने भी पॉसिबल स्टेटमेंट है इस थ्योरम के मैं लिख सकता हूँ। इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट आए, सबका मीन्स एक ही निकल के आएगा। देखना क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि क्षेत्र कैपिटल एफ एक सरल वलय होता है, एक सरल वलय होता है। क्षेत्र कैपिटल एफ एक सरल वलय होता है। या अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या आ सकता है भाई। सरल वलय क्या होता है? सरल वलय होता है एक ऐसा वलय, या फिर ऐसे बोल दो कि एक ऐसी वलय जिसकी कोई भी प्रॉपर गुंजावली नहीं हो, या फिर उसकी केवल 2 ही गुंजावली हो, एक तो खुद जीरो, एक तो खुद की खुद है और एक जीरो। तो दूसरा स्टेटमेंट ये लिख सकता हूँ, क्षेत्र कैपिटल एफ में स्वयं एफ व जीरो केवल 2 गुंजावलियाँ होती हैं। केवल 2 गुंजावलियाँ होती हैं। कौन कौन सी बन गई? एक तो एफ और एक जीरो। तीसरा स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि क्षेत्र एफ है, उसकी कोई भी उचित गुंजावली नहीं होती। क्षेत्र कैपिटल एफ की, भाई ये दोनों तो अपनी विषम गुंजावलियां है ना, तो कोई भी उचित गुंजावली नहीं होती। या फिर ऐसे दे सकता है कि क्षेत्र एफ में केवल
विषम गुंजावलियाँ उपस्थित होती हैं। इन चारों का मतलब सेम है। सरल वलय होता है। अब सरल वलय क्या होता है? एक ऐसा वलय जिसकी कोई भी उचित गुंजावली ना हो, या खुद की खुद और जीरो केवल दो ही आइडियल हो, वो सिंपल रिंग होता है। या फिर सरल वलय की परिभाषा ये बता दो कि जिसकी कोई भी उचित गुंजावली न हो, या फिर ऐसे बता दो कि एक ऐसा वलय जिसमें केवल विषम गुंजावलियाँ होती है, वो सरल वलय कहलाता है। तो क्षेत्र हमेशा एक सरल वलय होता है। तो जब भी दोस्तों अगर आपको सरल वलय का एग्जाम्पल पूछे सिंपल रिंग का, तो आप क्षेत्र का एग्जाम्पल बता दो। R प्लस डॉट, Q प्लस डॉट, इसके अलावा C प्लस डॉट हो गया, इसके अलावा ZP प्लस P डॉट भी हो गया। ये सारे के सारे क्षेत्र होते हैं, वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? सरल वलय के एग्जाम्पल हो जाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप इसके अंदर एक स्टेटमेंट को उतारिए, फिर अपन इसके प्रूफ पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, स्टेटमेंट को कीजिए आप। ठीक है, चले आगे। प्रूफ पार्ट। सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, ऐप को एक क्षेत्र लेके चलना है। मैं लिखता हूं, माना कि F एक क्षेत्र है, माना कि F एक क्षेत्र है, तब हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्र F में जीरो व स्वयं F के अतिरिक्त तब हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्र F में जीरो व स्वयं F के अतिरिक्त कोई भी गुंजावली उपस्थित नहीं है। भाई सरल वलय बताना है ना, तो केवल ये बताना है कि क्षेत्र F में केवल जीरो गुंजावली और स्वयं F है, ये केवल दो गुंजावलियाँ हैं। ठीक है, अब ये सिद्ध करने के लिए माना I क्षेत्र F की कोई अशून्य गुंजावली है। आपने कोई नॉन जीरो आइडियल ले लिया, I है वो क्षेत्र F की कोई अशून्य गुंजावली है। अब देखो दोस्तों, आपने बताया कि भाई क्षेत्र F की दो गुंजावलियाँ होती हैं केवल, एक तो खुद F की F और एक जीरो। अब आपने क्षेत्र F की एक अन्य आइडियल क्या मान ली? I मान ली, और I को आपने माना अशून्य गुंजावली। तो I है वो जीरो के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि आपने क्या लिया है? अशून्य गुंजावली लिया है, अशून्य गुंजावली। इसका मतलब I जीरो के बराबर तो होगा नहीं। फिर इस I को बताओ आपको किसके बराबर बताना पड़ेगा? अशून्य मान लिया तो I को आप किसके बराबर बता दो? F के बराबर बता दो। तो फिर अपना ये क्षेत्र F हो जाएगा, वो सरल वलय हो जाएगा। देखो दोबारा सुनना, मैंने बोला क्षेत्र F की दो गुंजावलियाँ होती हैं, एक तो F स्वयं और एक जीरो। ठीक है, आपने क्या किया कि एक तीसरी गुंजावली I मान ली, तीसरी गुंजावली I मान ली, और वो तीसरी गुंजावली कौन सी है? अशून्य गुंजावली है। अब अशून्य गुंजावली है तो वो इसके बराबर तो हो नहीं सकती। अब इसके बराबर हो नहीं सकती तो फिर वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। और क्षेत्र F में केवल दो ही गुंजावलियाँ होती हैं, दो ही गुंजावलियाँ होती हैं, और आपने तीसरी I मान ली। अब I है वो अशून्य है तो इसके बराबर तो होगी नहीं, तो फिर वो किसके बराबर होगी? F के बराबर। तो अगर आप F बराबर I सिद्ध कर देते हो तो इसका मतलब ये निकलेगा कि क्षेत्र F में केवल कितनी गुंजावलियाँ हैं? दो गुंजावलियाँ हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप कोई भी क्षेत्र F की अशून्य गुंजावली ले लो,
वो हमेशा कैपिटल एफ के बराबर ही आएगी, क्योंकि शून्य गुंजावली तो ये होती है। शून्य गुंजावली का मतलब इसमें केवल एक एलिमेंट होता है 0, और आप क्षेत्र एफ की कोई भी शून्य गुंजावली मानोगे वो हमेशा किसके बराबर आएगी, आपकी कैपिटल एफ के बराबर आएगी। तो मैंने क्या किया कि भाई माना कि आई है वो क्षेत्र एफ की कोई अशून्य गुंजावली है, तब हमें सिद्ध करना है कि अब बताओ क्या सिद्ध करना है। अशून्य है तो 0 के बराबर तो हो नहीं सकती, तो सीधा ये सिद्ध करना है कि f बराबर आई। तब हमें ये सिद्ध करना है कि f बराबर आई। सही बात है, f बराबर आई हो गया, मतलब कैपिटल F के बराबर हो गया। अब I है वो क्षेत्र F की गुंजावली है, तो बताओ I क्षेत्र F की गुंजावली है तो I F का सबसेट तो हो गया। भाई गुंजावली क्या कहलाता है, गुंजावली क्या होता है, क्षेत्र में से कुछ एलिमेंट उठाया और वो गुंजावली कहलाएगा। जब उसके अंदर प्लस के लिए सब ग्रुप बन जाए, लेफ्ट और राइट आइडियल हो जाए तो वो गुंजावली कहलाएगा। तो आई एफ का सबसेट तो हो गया। अब आपको क्या बताना है, एफ बराबर आई बताना है। तो कुल मिला के आपको एफ को आई का सबसेट और बताना है। फिर मैं बोल दूंगा इससे और इससे, ये तो हमेशा होता ही है। अरे भाई आइडियल जो होता है वो तो हमेशा अपना क्षेत्र का क्या होता है, सबसेट होता है। रिंग का हमेशा सबसेट होता है। बस एफ सबसेट आई और दिखाना है, इतना सा बता दो दोस्तों तो अपनी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। मतलब एफ को आई का सबसेट बताना है। अब आपने आई को कौन सी गुंजावली माना है, अशून्य गुंजावली माना है। अशून्य गुंजावली माना है तो लेट ए कोई अशून्य एलिमेंट है किसका, आई का। भाई अशून्य गुंजावली माना है, इसका मतलब है कि आई के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट उपस्थित होंगे और आपने आई का एक नॉन जीरो एलिमेंट आपने क्या मान लिया, ए है वो आई का कोई अशून्य अवयव है। तो बताओ फिर ए एलिमेंट होगा वो क्षेत्र में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आई है वो तो आई है वो क्षेत्र एफ की गुंजावली है। इसका मतलब आई है वो सबसेट है एफ का, तो आई का प्रत्येक एलिमेंट एफ में होगा, तो ए एलिमेंट भी किस में आ गया, एफ में आ गया। अब ए एलिमेंट अशून्य एलिमेंट है और एफ क्या है, क्षेत्र है, और क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम उपस्थित होता है। इसका मतलब ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करने लग गया, फील्ड एफ में। लिख दूंगा क्योंकि बिकॉज क्षेत्र कैपिटल एफ में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है। क्षेत्र एफ में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है, तो ए अशून्य अवयव था तो ए का गुणन प्रतिलोम ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करने लग गया, फील्ड में। अब देखना ए एलिमेंट आपने आई का लिया, ठीक है, ए इनवर्स आपने फील्ड का लिया मतलब रिंग का लिया। अरे क्षेत्र क्या होता है, एक वलय तो होता है। अब मेरे को बताओ कि आइडियल का एलिमेंट और ये फील्ड का एलिमेंट, इनका गुणा करो ए डॉट ए इनवर्स, तो एलिमेंट बनना किसका चाहिए। आप क्षेत्र की जगह एक बार आप वलय सोच लो, क्योंकि क्षेत्र भी एक वलय होता है। तो एक एलिमेंट तो गुंजावली का, एक एलिमेंट गुंजावली का और एक एलिमेंट वलय का। तो गुंजावली और वलय के एलिमेंट को गुणा करते हैं, तो अपनी आइडियल की सेकंड डेफिनेशन से गुंजावली और वलय के एलिमेंट को गुणा करते हैं, तो वो एलिमेंट हमेशा किसका बन के आता है, गुंजावली और वलय के एलिमेंट को हमेशा गुणा करते हैं, तो वो एलिमेंट हमेशा किसका बन के आता है, गुंजावली का बन के आता है। और ए इनवर्स का गुणा होता है 1, तो 1 एलिमेंट किसका बन के आ गया, आई का। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुंजावली आई है उसमें 1 उपस्थित है। 1 को क्या कहते हैं, गुणन तत्समक अवयव। तो 1 एलिमेंट आपने आई का बता दिया। और ये जो लिखा है ना गुंजावली और ये रिंग, भाई क्षेत्र होता है वो वलय तो होता है। और आप बताओ जैसे आप सेकंड प्रॉपर्टी करते थे तो ए एलिमेंट तो आप आई का उठा लेते थे, आर एलिमेंट रिंग का।
तो फिर आप यही तो लिखते थे ए डॉट आर है वो भी आई में होना चाहिए और आर डॉट ए है वो भी आई में होना चाहिए, आइडियल में होना चाहिए। उसी चीज़ का यूज किया है कि आइडियल का एलिमेंट और रिंग का एलिमेंट तो इनका गुणनफल किस में होना चाहिए, आइडियल में उपस्थित होना चाहिए। चलो पूरी थ्योरम तो नहीं हुई, इस पार्ट को हटा देता हूं मैं इधर से। कीजिए आप, यहां तक उतारिए। सारी थ्योरम्स बहुत आसान है। चले आगे। अब देखो वन एलिमेंट आपने आई में बता दिया। अब देखते हैं वन एलिमेंट तो आई का और आप एक्स एलिमेंट मान लो फील्ड का, फील्ड के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट तो फील्ड का और एक एलिमेंट किसका है, आइडियल का। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इन दोनों को गुणा करो, वन डॉट एक्स जो बनेगा, अच्छा वन डॉट एक्स आपने आइडियल का एलिमेंट लेफ्ट साइड में लगाया और फील्ड का एलिमेंट राइट साइड में, वन डॉट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। और बताओ ये जो एलिमेंट बनेगा वो किस में बनेगा, आइडियल के अंदर। कैसे, आइडियल और फील्ड को वलय समझ लो रे आप, क्योंकि फील्ड वलय ही तो होता है। तो आइडियल का एलिमेंट और वलय का एलिमेंट इनका गुणनफल हमेशा किस में आता है, आइडियल में। इसका मतलब कि आपने ये बता दिया कि जो एक्स एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट आई में बिलोंग कर रहा है। आपने एक्स एलिमेंट लिया किसका था, आपने एक्स एलिमेंट को फील्ड एफ का लिया था और एक्स एलिमेंट को बता किस में दिया, आई में। तो मैं क्या लिखता हूँ, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, एफ का तो लिया था और आपने एक्स एलिमेंट को बता किस में दिया, आई में। इसका मतलब एफ के सारे एलिमेंट किस में होते हैं, आई में। भाई एक एलिमेंट के लिए हो गया, अच्छा फॉर ऑल में सारे फील्ड के सारे एलिमेंट आइडियल में आ गए। बट आइडियल की परिभाषा से, भाई आइडियल होता है हमेशा रिंग का सबसेट होता है और रिंग की जगह क्षेत्र काम में ले रहे हैं। तो आइडियल की परिभाषा से आई के सारे एलिमेंट किस में कंटेन करते हैं, फील्ड एफ में कंटेन करते हैं। आइडियल की परिभाषा यही तो होती है कि आइडियल हमेशा रिंग का सबसेट होता है और यहाँ फील्ड आ रहा है, क्षेत्र भी एक वलय होता है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। ये बोल रहा है एफ के एलिमेंट आई में है, ये बोल रहा है आई के एलिमेंट एफ में है, तो इसको इक्वेशन 3 डाल दिया, बाई इक्वेशन 2 और 3 एफ बराबर आई। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपने जो अशून्य गुंजावली आई लेके चले थे, क्षेत्र एफ की अशून्य गुंजावली आई लेके चले थे, वो क्षेत्र एफ के बराबर ही आ गई। तो मैं ये बोल दूंगा ना कि क्षेत्र एफ में कोई भी उचित गुंजावली उपस्थित नहीं है, क्योंकि एफ होता है वो शिवम तो विषम गुंजावली होता है, उचित गुंजावली तो होता है, नहीं होता है। तो आप कोई भी गुंजावली मान के चल लेना, वो लास्ट में अपनी विषम गुंजावली बन के आएगी। इसका मतलब कोई भी गुंजावली है वो क्या नहीं है, उचित गुंजावली नहीं है। और जिस भी सेट आप जिस भी वलय की कोई उचित गुंजावली नहीं होती उसे हमेशा क्या कहते हैं, सरल वलय कहते हैं। ठीक है, इसको कीजिए आप, मैं अगली थ्योरम बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट डाल लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम।
इधर वाले पार्ट को हटा देता हूँ मैं। ये जो थ्योरम है दोस्तों, इसका स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ये आगे काम में आएगा कि कोई वलय आर है, तत्सम की वलय कोई क्रम विधि में वलय आर है, तो जो आर ए होता है, आर ए मैं बताऊंगा कैसे बनता है, वो आर ए होता है, आर के हमेशा क्या बनता है, एक गुंजावली बनता है। देखना मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, यदि कैपिटल आर एक क्रम विनिमय वलय है, कैपिटल आर एक क्रम विनिमय वलय है तथा ए एलिमेंट है वो किसका है, रिंग का है। कैपिटल आर तो एक क्रम विनिमय वलय है और ए एलिमेंट किसका है, वलय का है। तब सिद्ध करो कि आर ए, अब देखो आर एक सेट, सबसे पहले तो सेट कैसे परिभाषित होगा, ए एलिमेंट तो फिक्स, पीछे वाला ए एलिमेंट तो फिक्स, और ये आर है, इसका मतलब आगे आने वाला एलिमेंट किसका होना चाहिए, आर का। तो आर ए में जो एलिमेंट है वो आर ए प्रकार के एलिमेंट है, जहाँ पे आर एलिमेंट किसका है, वलय आर का। तब सिद्ध करो कि आर ए वलय आर की एक गुंजावली होती है, वलय आर की एक गुंजावली होती है। ये थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि आर ए होती है वो वलय आर की गुंजावली होती है। अब गुंजावली होती है तो अब एक सेट है, अभी तो आर एक सेट है, और सेट को गुंजावली कैसे सिद्ध करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको सब ग्रुप सिद्ध करो, आर ए है उसको प्लस संक्रिया के लिए आर प्लस का सब ग्रुप सिद्ध करो, और उसके बाद में आप आर ए के अंदर लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों बताओ। चलो कर लेंगे, आसान सा है। बाद में जब मैं इसको गुंजावली सिद्ध कर दूं तो इसको आपको याद भी रखना है कि जो आर ए होता है वो हमेशा आर की क्या बनता है, एक गुंजावली बनता है। थ्योरम का स्टेटमेंट उतारिए आप, साथ के साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए और इनको पढ़ते भी जाना, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ने का। करें प्रूफ पार्ट। सबसे पहले तो क्या दिया है वो लिख देते हैं। दिया गया है कि आर एक क्रम विनिमय वलय है। दिया गया है कि आर एक क्रम विनिमय वलय है। ए एलिमेंट आर का दिया है और आर ए जो सेट दिया है वो आर ए प्रकार के एलिमेंट हैं, जहां आर एलिमेंट रिंग का है। अच्छा, तत्सम की दिया है ना, क्रम विनिमय वलय, चलो ठीक है। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आर ए प्लस को आर प्लस का सब ग्रुप बताएंगे। तो सब ग्रुप के लिए सबसे पहली स्टेप, गुंजावली सिद्ध करने की पहली स्टेप, आर ए की दो एलिमेंट मान लो, तो लेट पहला एलिमेंट तो x माना, तो x को तो लिख देता हूं मैं R1 A टाइप का,
R1 ए टाइप का एलिमेंट है Ra में। x को तो अरे एक एलिमेंट तो R1 ए मान लिया और दूसरा, क्योंकि ए तो मानना ही है ना, ए तो फिक्स है, एक एलिमेंट तो R1 ए मान लिया और दूसरा एलिमेंट R2 ए मान लो। दूसरे एलिमेंट को y लिख दो, y बराबर R2 ए, और R2 ए किस में बिलोंग करता है? Ra में। दो एलिमेंट आपने मान लिए। अब दो एलिमेंट मान लिए तो क्या करो भाई, सब ग्रुप बताना है। प्लस संक्रिया के लिए सब ग्रुप का मतलब क्या होता है? आपने Ra के दो एलिमेंट जो माने हैं इनका डिफरेंस भी Ra में होना चाहिए। मतलब आप निकालो x माइनस वाई, x माइनस वाई निकालोगे तो R1a माइनस R2a। इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो R1 माइनस R2a। और दोस्तों ये जो बिलोंग करेगा, ये बिलोंग किस में करेगा? Ra में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा? Ra में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? रीजन देखो, a तो फिक्स है और R1 माइनस R2 एलिमेंट भी किसका है? R का है। बिकॉज इसका ही तो रीजन लिखना है ना, इस वाले का, तो यही लिख देते हैं। बिकॉज R1 एलिमेंट है रिंग का, भाई R1 एलिमेंट है रिंग का, R2 एलिमेंट है वो रिंग का है, तो रिंग में तो R1 माइनस R2 होता है, वो भी हमेशा किस में होता है? रिंग में होता है। ठीक है। अरे R प्लस डॉट वलय होती है, ठीक। R1 एलिमेंट है वो R का है, R2 एलिमेंट R का है। वलय में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम होता है, तो माइनस R2 भी R में हो गया। और अब समवर्ता नियम लगाओगे तो इसको और इसको जोड़ोगे तो R1 माइनस R2 भी किस में आ गया? R में आ गया। इसका मतलब ये निकला कि आपने x माइनस वाई किया इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का जो डिफरेंस जो बना वो भी आपने किस में बता दिया? Ra में बता दिया। इसलिए Ra प्लस संक्रिया के लिए R प्लस का क्या है? R प्लस का सब ग्रुप है। तो ये तो अपना सबसे पहले जब गुंजावली बताते हैं तो एक तो सब ग्रुप टेस्ट होता है। दूसरा अपने को बताना है लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। लेफ्ट आइडियल अब लेफ्ट आइडियल कैसे बताएंगे भाई? एक एलिमेंट तो रिंग का लेना पड़ेगा और एक एलिमेंट इस सेट का लेना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ लेट R एलिमेंट तो रिंग का और R1a एलिमेंट सेट RA का ले लिया। R एलिमेंट तो रिंग का और R1a किसका ले लिया? RA का। लेफ्ट आइडियल में रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में होना चाहिए, मतलब R डॉट और ये राइट साइड में होना चाहिए R1a। ठीक है, ये तो लेफ्ट आइडियल। उसके बाद में मैं, अच्छा अभी इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, एक बार यहाँ लिखता हूँ। इसके बाद में मैं बता दूँगा राइट आइडियल। इसके बाद में मैं क्या बताऊंगा? राइट आइडियल। राइट आइडियल में क्या करूंगा मैं? रिंग का एलिमेंट राइट साइड में आएगा तो उसमें सेट का एलिमेंट R1a ये तो लेफ्ट में आ गया और रिंग का एलिमेंट राइट साइड में आ गया। इन दोनों को सोल्व करता हूँ और रिंग का एलिमेंट और सेट का एलिमेंट इनका गुणनफल हमेशा सेट के एलिमेंट में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या करूँगा देखना, सबसे पहले तो मैं क्या लगाऊंगा दोस्तों? R1 एलिमेंट R का है और R एलिमेंट भी R का है और जो A एलिमेंट है वो भी R का है और R क्या है? वलय है और वलय में गुणा संक्रिया के लिए साचर्यता नियम लगता है। तो साचर्यता नियम से R और R1 को तो एक जगह ले लिया और यहाँ A लिख दिया। कौन से नियम से? साचर्यता से। ठीक है। अब ये जो भी है इसका गुणनफल A ये किस में बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा RA में। कैसे पता चला? A एलिमेंट तो देखो फिक्स है, R1 किसका आ गया? रिंग का एलिमेंट आ गया। बिकॉज आपने R एलिमेंट माना किसका था? R एलिमेंट माना था रिंग का और R1 एलिमेंट किसका था? ये भी रिंग का था, R1 एलिमेंट भी रिंग का था और रिंग के दो एलिमेंटों का गुणनफल गुणा समवर्ता नियम से गुणा के लिए वो भी R में होता है। इसका मतलब R1 R का है, A एलिमेंट फिक्स है। तो ये तो अपनी होगी लेफ्ट आइडियल। राइट आइडियल में अपन क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो अपन ये एक काम करते हैं इसके अंदर कि साचर्यता लगाते हैं। साचर्यता लगाकर
इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। कौन से नियम से? साहचर्यता। उसके बाद में आप क्या करो भाई, वलय है वो क्रम विनिमय है, तो यहाँ क्रम विनिमयता नियम लगाओ। कौन सा नियम? क्रम विनिमयता। देखो तभी तो अपने को क्रम विनिमय दिया था, वलय को क्रम विनिमय तभी दिया था ताकि क्रम विनिमयता नियम काम में आए। वापस साहचर्यता लगाओ, तो R1 R को एक जगह और A को पीछे, और A को पीछे लिखोगे तो बताओ अब ये एलिमेंट RA में बिलोंग किया या नहीं किया? बिल्कुल किया, क्योंकि A एलिमेंट तो फिक्स है और R1 R है वो R का है। R1 एलिमेंट R का, R एलिमेंट R का, तो R1 भी R में होगा और R1 R भी R में होगा, ये R1 R भी R में होगा। तो ये राइट आइडियल हो गया, लेफ्ट आइडियल हो गया। इसलिए स्पष्ट है कि RA सदैव R की आइडियल होती है। RA होता है वो R की क्या होती है? आइडियल होती है। कीजिए आप इस थ्योरम को। इसके बाद में अपन एक नई थ्योरम के ऊपर डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 अपन सारी थ्योरम्स को करते जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ से अपने आप में इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है। ओके चले आगे। ओके, अब जो थ्योरम आएगी वो 2020 में अपनी एग्जाम में आई है भाई। अब जो भी थ्योरम आएगी वो 2020 में जो भी लास्ट पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा गया था अपने को। एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय एक क्षेत्र होता है यदि इसकी कोई भी उचित गुंजावली न हो। चलो ठीक है, थ्योरम ट्वेंटी 2020 में आई थी। सबसे पहले स्टेटमेंट, एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय कैपिटल R क्षेत्र होता है यदि इसकी कोई भी उचित गुंजावली न हो या सरल वलय हो। क्षेत्र सरल वलय तो होता ही है।
तो चाहे सरल वलय बोल दो कि सरल वलय है, चाहे ये बोल दो उचित गुंजावली न है, बात एक ही है। मेरे को क्या करना है कि एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय तो लेके चलना है और उसको क्या बताना है, क्षेत्र बताना है। उसके लिए क्षेत्र बताने के लिए दिया क्या गया है, दिया ये गया है कि ये जो वलय आर है ना उसकी कोई भी उचित गुंजावली नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये जो थ्योरम अपन को बतानी है उसमें एक वलय दिया है आर को। आर को क्या दिया है, एक वलय दिया है। अब वलय दिया है तो कोई भी वलय क्षेत्र कब कहलाती है, 3 कंडीशन वलय में लागू होनी चाहिए तब वो क्षेत्र कहलाती है। पहली कंडीशन, वो वलय अपनी क्रम विनिमय होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो वलय तत्सम की होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, उस वलय में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होना चाहिए। 3 कंडीशन लागू होनी चाहिए। अब 3 कंडीशन में 2 कंडीशन तो दी है, क्रम विनिमय भी दिया है और तत्सम की भी दिया है। इसका मतलब अब क्षेत्र बताने के लिए जो वलय आर है उसको क्षेत्र बताने के लिए केवल इतना सा अपने को सिद्ध करना है कि इस वलय आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। केवल ये स्टेटमेंट आप सिद्ध कर देते हो तो वलय आर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपनी क्षेत्र हो जाएगी। तो अपन एक अशून्य अवयव लेके चलेंगे और उस अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम में उपस्थित बता देंगे। समझ में आ गया ना क्या करना है। तो प्रत्येक थ्योरम में यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि क्या तो दिया है और क्या लाना है। अगर ये चीज़ क्लियर है अपनी तो फिर थ्योरम को अपने को बिल्कुल भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, रटना कहीं भी नहीं होता है। और आपको मैं बता दूं अलजेब्रा में एक भी थ्योरम ऐसे नहीं है जिसको अपन रटे, सारी की सारी थ्योरमों को बहुत अच्छे से आसानी से अपन समझ सकते हैं। चलो जो दिया है वो लाना है वो लिख देते हैं। प्रूफ आप भी ऐसा ही क्या करो, जो दिया है वो सबसे पहले जो लाना है वो आगे दिया गया है कि आर एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय है। दिया गया है कि आर एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय है। हमें आर को क्या सिद्ध करना है, आर को क्षेत्र सिद्ध करना है। आर क्रम विनिमय तत्सम की वलय दिया है, क्षेत्र सिद्ध करना है, तो बस केवल इतना ही सिद्ध करना है ना भाई। अतः केवल इतना सिद्ध करना है कि केवल इतना बताना पर्याप्त है कि कैपिटल आर में प्रत्येक शून्य अवयव का कैपिटल आर में प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो लिखा है मैंने, ये तो वो लिखा है कि भाई क्या तो दिया है, क्या लाना है, क्षेत्र बताना है। क्षेत्र बताने के लिए तत्सम की क्रम विनिमय 2 कंडीशन तो दी हुई थी, बस केवल इतना बताना है कि प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। ओके, अब आप क्या करो कि एक अशून्य अवयव लेना ही पड़ेगा अपने को। तो लेट ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, वलय आर का। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि, अब देखो पिछली थ्योरम का स्टेटमेंट काम में आएगा। तथा हम जानते हैं कि आर ए, अब बताओ आर ए क्या था, अभी लिखा था आर ए में आर ए टाइप के एलिमेंट होते हैं और आर एलिमेंट किसका होता है, रिंग का। हम जानते हैं कि आर ए वलय आर की एक गुंजावली होती है, वलय आर की एक गुंजावली होती है। हम जानते हैं कि जो आर ए होता है वो वलय आर की एक गुंजावली होती है। ठीक है,
क्योंकि पिछली थ्योरम में सिद्ध कर दिया था जो आर ए को गुंजावली। अच्छा, अब एक चीज़ है कि भाई इस वलय आर की कोई भी उचित गुंजावली नहीं है, उचित गुंजावली नहीं है, तो बताओ फिर ये आर ए गुंजावली बताया है वो या तो 0 के बराबर होगी या फिर आर के बराबर होगी। मैंने ये बोला ना भाई आर की कोई भी उचित गुंजावली नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 इम्प्रॉपर गुंजावलियाँ विषम गुंजावलियाँ होती हैं, एक तो आर और एक 0, 2 ही गुंजावलियाँ होती हैं। अगर आर है, लिख रखा है कि आर की उचित गुंजावली नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 गुंजावलियाँ उपस्थित है केवल ये, और आपने आर ए को गुंजावली बता दिया आर की, पिछले थ्योरम में आर ए को आर की गुंजावली बता दिया, इसका मतलब आर ए है वो या तो इसके बराबर होगा या फिर आर ए है वो इसके बराबर होगा। ठीक है ना। क्योंकि वलय आर की कोई भी वलय आर की कोई भी उचित गुंजावली नहीं है, अतः वलय आर की कोई भी उचित गुंजावली नहीं है, इसका मतलब या तो जो ये आर ए गुंजावली बनी, या तो जो ये आर ए गुंजावली बनी वो 0 के बराबर होगी, या फिर जो ये आर ए गुंजावली बनी वो किसके बराबर होगी, आर के बराबर है। अरे भाई वलय आर की कोई भी उचित गुंजावली नहीं है, उचित गुंजावली नहीं है मतलब जो गुंजावली है वो विषम गुंजावली है, और विषम गुंजावलियाँ 2 होती हैं, एक तो आर होती है और एक 0 होती है, और आपने आर ए को गुंजावली बता ही दिया। अब गुंजावली बता दिया तो आर ए के पास 2 ही चॉइस है, या तो वो आर ए 0 के बराबर हो जाएगा या फिर वो आर ए किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। अब देखो चूंकि 1 एलिमेंट है आर का, 1 एलिमेंट आर का कैसे पता चला, क्योंकि आर है वो तत्सम की वलय है, साथ में लिख देंगे बिकॉज आर तत्सम की वलय है। अरे तत्सम की वलय है तो गुणनतत्समक अवयव तो उपस्थित होगा ना, तो मैंने गुणनतत्समक अवयव 1 लिख दिया। ए एलिमेंट को, अब सुनना, ए कोई एलिमेंट है, ए एलिमेंट को आप 1a लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखो ए एलिमेंट वलय का है और 1 है वो वलय का गुणनतत्समक अवयव है, तो बताओ 1 को a से गुणा करेंगे तो a ही आएगा। और आप एक चीज़ देखो 1a है वो किस में बिलोंग करता है, हमेशा आर ए में बिलोंग करता है। कैसे पता चला, क्योंकि ए एलिमेंट पीछे वाला एलिमेंट तो फिक्स है और आगे वाला 1 एलिमेंट किसका है, रिंग का एलिमेंट है, रिंग का गुणनतत्समक अवयव, तो 1a है वो आर ए में हो गया। तो कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि मैं ए एलिमेंट किस में हो गया, आर ए में बिलोंग करने लग गया। ए एलिमेंट किस में बिलोंग करने लग गया, आर ए में। और ए एलिमेंट को माना क्या था आपने, ए एलिमेंट को अशून्य एलिमेंट माना था, ए एलिमेंट को आपने अशून्य एलिमेंट माना था और अशून्य एलिमेंट आर ए में हो गया। इसका मतलब कि जो आर ए है वो कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती। आर ए जो गुंजावली है वो 0 गुंजावली के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि 0 गुंजावली, क्योंकि ये जो 0 गुंजावली होती है ना उसमें तो केवल एक ही अवयव होता है और वो अवयव कौन सा होता है, 0 होता है। तो आर ए किसके बराबर नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती। अब आर ए 0 के बराबर, ये कंडीशन तो गलत हो गई, आर ए 0 के बराबर हो नहीं सकती। तो अब आर ए के पास केवल एक ऑप्शन बचा कि वो आर ए किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। अतः आर ए बराबर आर होगा, आर ए किसके बराबर बन जाएगी, आर के बराबर बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब सुनना, आपने भाई तत्सम की वलय है तो 1 एलिमेंट आर का, तो 1 एलिमेंट बिलोंग्स टू आर तथा फॉर ऑल एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू आर के लिए, एक्स एलिमेंट आर के लिए, या ए मान लो 1 एलिमेंट आर का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर
सच दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ कि आर ए के एलिमेंट आर ए बराबर आर है, इसका मतलब आर का एलिमेंट तो मैंने 1 ले लिया, इस आर ए बराबर आर है तो बताओ इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के बराबर होगा। तो आर ए में एलिमेंट तो कैसे होते हैं, आर ए में एलिमेंट तो एक्स टाइप से होते हैं। देखो ए तो फिक्स होना चाहिए और ये जो एलिमेंट है वो किसका होना चाहिए, कैपिटल आर का होना चाहिए। तो ये भी गुंजावली ये भी गुंजावली, दोनों गुंजावलियाँ बराबर हैं, तो इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसका एलिमेंट तो एक्स ले लिया और इसका एलिमेंट कैपिटल आर तत्सम की वाला है, तो कैपिटल आर का एलिमेंट क्या ले लिया, 1 ले लिया। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि 1a बराबर x, तो 1a बराबर x हुआ, तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि 1a बराबर x से ये रिजल्ट निकल के आया कि a अशून्य अवयव लिया था आपने, a अशून्य अवयव लिया था और a एलिमेंट को x से गुणा किया तो 1 आ रहा है। इसका मतलब a का गुणन प्रतिलोम कितना है, x है। इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r का गुणन प्रतिलोम x बिलोंग्स टू r है। देखो क्या किया, 1 एलिमेंट रिंग का है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट x ए बराबर 1, क्योंकि ये 1 तो इस r का, ये x है इसका, तो इसका एक एलिमेंट इसके बराबर होगा, तो x ए को 1 के बराबर ले लिया। तो यहाँ से ये हुआ कि a एलिमेंट को x से गुणा करने से, a अशून्य एलिमेंट था, a अशून्य एलिमेंट को x से गुणा करने से गुणन तत्समक अवयव आ गया। इसका मतलब a का प्रतिलोम क्या आ गया, x आ गया, a का प्रतिलोम x आ गया और a को क्या लिया था, अशून्य अवयव लिया था। इसका मतलब प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है और बस यही तो सिद्ध करना था। अतः जैसे a अवयव का गुणन प्रतिलोम x आया है ना, वैसे प्रत्येक एलिमेंट का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होगा। अतः वलय कैपिटल R में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है, प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। और वो चीज़ मेरे को बतानी थी, 2020 के अंदर आई थी, कीजिए आप इसको। तत्सम की क्रम विनिमय दिया था, कोई भी उचित गुंजावली नहीं है, ये भी दिया था। क्षेत्र बताना है तो क्षेत्र के लिए क्रम विनिमय होता है, तत्सम क्या होता है और प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम होता है, वो बता दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ए एलिमेंट कोई ना कोई अशून्य एलिमेंट लेना पड़ेगा, रिंग का ले लिया और मैं जानता हूँ आर ए होता है वो एक आइडियल होता है, आर ए होता है वो आर की क्या होता है, आइडियल होता है। अब वलय आर को के लिए इसने बोला है कि सरल वलय है, इसका मतलब कोई भी उचित गुंजावली नहीं है, उचित गुंजावली नहीं है तो अपनी जो भी गुंजावली होगी विषम होंगी। विषम गुंजावलियाँ 2 होती हैं, एक तो 0 वाली और एक खुद आर, और आर ए भी एक गुंजावली है। इसका मतलब आर ए या तो 0 के बराबर है या फिर आर ए किसके बराबर है, आर के बराबर है। लेकिन मैंने ये बता दिया कि आर ए 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो फिर आर ए के पास एक ही ऑप्शन बचा कि आर ए आर के बराबर होगी। अब आर ए आर के बराबर होगी तो एक एलिमेंट आर ए का कोई भी एक एलिमेंट है वो आर के एक एलिमेंट के बराबर होगा, तो ए अवयव का गुणन प्रतिलोम एक्स हो गया। तो ए अवयव आपने कैपिटल आर वलय का शून्य अवयव लिया था और आपने ये बता दिया कि इसका गुणन प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे ही वलय कैपिटल आर के प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, तो वलय कैपिटल आर क्या होगी, ये के क्षेत्र होगी। कीजिए आप। इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगला जो भी लेक्चर आएगा उसमें कुछ और थ्योरम्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और इसके बाद में अपन मुख्य गुंजावली वलय प्रिंसिपल आइडियल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य गुंजावली वलय मुख्य गुंजावली प्रांत के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ भी 2 थ्योरम आएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कीजिए आप इसको।